कहानी की शुरुआत होती है एक भारी और गंभीर आवाज से। आज से ठीक 100 साल पहले दुनिया में कुछ ऐसे खूंखार जीवों का वजूद सामने आया जिन्हें इंसानों का खून और उनका मांस बेहद पसंद था। ये जीव थे टाइटन्स। आकार में किसी पहाड़ जितने विशाल और ताकत में बेमिसाल। उनसे अपनी जान बचाने के लिए उस वक्त के बचे हुए इंसानों ने 3 विशाल दीवारें खड़ी की, वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल शीना। पिछले 100 सालों से इंसान इन्हीं दीवारों के पीछे कैद रहकर खुद को सुरक्षित मान रहे थे। लेकिन आज वक्त बदल चुका था। शिंगानशिना डिस्ट्रिक्ट की दीवारें टूट चुकी थीं और टाइटन्स हर तरफ तबाही मचा रहे थे। हर ओर चीख पुकार मची थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। कुछ बहादुर इंसान पागलों की तरह इन राक्षसों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाइटन्स के आगे उनकी एक न चली। उन्हें बेरहमी से कुचल कर मार दिया। टाइटन्स इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर जिंदा चबा रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच हमें एरन दिखाई देता है। वो गुस्से और सदमे में रोते हुए फौजी हन्नेस को अपने नन्हे हाथों से मार रहा था। वो चिल्लाता है, तुम मेरी माँ को बचा सकते थे, हम उन्हें बचा सकते थे। हन्नेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एरन को पकड़ता है और भारी मन से कहता है, एरन, अगर हम चाहते तब भी उन्हें नहीं बचा पाते। जब मैंने उस टाइटन को अपने सामने देखा तो डर के मारे मेरी रूह कांप गई थी। मैं एक कायर हूँ एरन, मैं डर गया था। ये कहते हुए हन्नेस रोने लगता है। एरन का गुस्सा अब शांत हो चुका था। उसकी जगह एक गहरी बेबसी ने ले ली थी। वो सिसकते हुए हन्नेस के साथ आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिकासा के दिमाग में बार बार एरन की मां की मौत का खौफनाक मंजर घूम रहा था, जिससे उसका सिर फटा जा रहा था। नदी के किनारे 2 बड़े जहाजों को दिखाया जाता है, जिनमें बचे हुए इंसानों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा था। जहाज पर तैनात फौजी चिल्ला रहे थे, कम से कम सामान लाओ, यहाँ जगह बिल्कुल नहीं है। उसी नाव पर आर्मिन अपने दोस्तों को ढूंढ रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर एरन और मिकासा पर पड़ती है, वो उन्हें आवाज देने ही वाला होता है कि तभी उनका उदास चेहरा देखकर उसके कोई शब्द ही नहीं निकलते हैं। पास बैठा एक बुजुर्ग इंसान आर्मिन से कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन्हें इस वक्त बिल्कुल परेशान नहीं करता। माहौल बेहद दर्दनाक था। दूसरी नाव पर बैठे लोग सदमे में मूर्ति बन चुके थे। एरन और मिकासा भी वहीं गुमसुम बैठे थे। नाव में जगह खत्म होने की वजह से फौजी रस्सियां खोल देते हैं। जो लोग पीछे छूट गए थे वे रोते चिल्लाते हुए नाव के पीछे भाग रहे थे। कुछ लोग तो अपनी जान जोखिम में डालकर चलती नाव पर कूद रहे थे। तभी दीवार के ऊपर तैनात फौजी कैनन से टाइटन्स पर गोले बरसाने की तैयारी करते हैं। वे किसी भी कीमत पर वॉल मारिया के मुख्य दरवाजे को बंद करना चाहते थे। तभी अचानक वहां एक खौफनाक टाइटन एंट्री लेता है, जिसका नाम होता है आर्मर टाइटन। उसकी बनावट देखकर साफ लग रहा था कि उसके पास इंसानों जैसा दिमाग है। वो पूरी रफ्तार से दीवार के दरवाजे की तरफ दौड़ने लगता है। फौजी उस पर अंधाधुंध तोपे चलाते हैं, लेकिन उसके मजबूत कवच जैसी त्वचा पर गोलों का कोई असर नहीं होता। इससे पहले कि फौजी दरवाजा पूरी तरह बंद कर पाते, आर्मर टाइटन सीधे आकर उस भारी दरवाजे से टकराता है और उसे चकनाचूर कर देता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां खड़े फौजी हवा में तिनकों की तरह उड़ जाते हैं। अब टाइटन्स वॉल मारिया के अंदर भी दाखिल हो चुके थे। ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि इंसानों का पहला सुरक्षा कवच वॉल मारिया पूरी तरह ढह चुका है। कुछ ही देर में खबर आती है कि टाइटन्स ने अगली दीवार वॉल रोज के बाहरी हिस्से पर भी हमला कर दिया है। चारों तरफ लोगों में अफरा तफरी मच जाता है। नाव पर बैठा एरन सदमे में अपनी मां के साथ बिताए हंसते खेलते पलों को याद कर रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसका दिल गुस्से से उबल रहा था। वो मन में सोचता है, मैं बच्चा था इसलिए अपनी मां को नहीं बचा पाया। मैं कमजोर था, कायर था, लेकिन अब और नहीं। वो उठ खड़ा होता है और रोते हुए चीखता है, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं दुनिया के हर एक टाइटन को चुन चुन कर मार डालूंगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि बचे हुए सभी इंसानों को वॉल रोज के अंदर शरण लेनी पड़ी। इस पूरी तबाही में लगभग 10,000 लोग मारे जा चुके थे। तभी सीन बदलता है और एरन के पिता डॉक्टर ग्रीशा दिखाई देते हैं। उनके हाथ में एक अजीब सी सुई होती है। एरन रोते हुए कहता है, पिताजी आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन उसके पिता रोते हुए वो इंजेक्शन एरन को लगा देते हैं और कहते हैं, एरन इस चाबी को हमेशा याद रखना, इसे कभी मत भूलना। मिकासा की आवाज से एरन की आंखें खुलती हैं। वो पसीने से लथपथ था। मिकासा कहती है, तुमने फिर कोई बुरा सपना देखा क्या? चलो बाहर, खाना बट रहा है। बाहर का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। हजारों शरणार्थी भूखे प्यासे बैठे थे। कुछ लोग मुट्ठी भर अनाज के लिए आपस में ही जानवरों की तरह लड़ रहे थे। तभी आर्मिन कहीं से कुछ रोटियां लेकर आता है और एरन मिकासा को देता है। पास खड़ा एक फौजी उन्हें अजीब नजरों से देख रहा होता है। आर्मिन बताता है, यहाँ पहले से ही अकाल था और अब इन शरणार्थियों के आने से अमीर गरीब का फर्क खत्म हो गया है। सबके हाल बेहाल है। तभी वो फौजी बड़बड़ाता है, अब इन कंगाली के मारों को हमें ही पालना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये होता कि टाइटन्स इन्हें कच्चा ही चबा जाते, कम से कम अनाज तो बचता। ये सुनते ही एरन का खून खौल उठता है।
वो फौजी पर झपट पड़ता है। तुम सब के सब कायर हो। तुमने देखा भी है कि वो टाइटन्स क्या कर सकते हैं। फौजी गुस्से में एरन को पीटने लगता है। तभी आर्मिन बीच बचाव करता है और फौजी के पैर पकड़कर माफी मांगता है। हुजूर, इसे माफ कर दीजिए, भूख की वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। फौजी के जाने के बाद एरन गुस्से में उबल रहा होता है। वो आर्मिन से कहता है, ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। मैं वापस वॉल मारिया जाऊंगा। और वो खाना आर्मिन पर फेंक देता है। मुझे इन कायरों की भीख नहीं चाहिए, मुझे इस कैद में नहीं जीना। आर्मिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एरन नहीं मानता तो मिकासा आगे बढ़कर एरन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देती है। एरन जमीन पर गिर पड़ता है। मिकासा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, हाँ, हम कायर और कमजोर हैं, यही सच है। टाइटन्स हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं और तुम गुस्सा करके सिर्फ अपनी कमजोरी छुपा रहे हो। तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी और मैं उनकी इस आखिरी इच्छा को मरने नहीं दे सकती। मिकासा जबरदस्ती वो खाना एरन के मुंह में ठूस देती है। एरन रोते हुए उस खाने को चबाने लगता है। कुछ ही दिनों बाद सरकार इन शरणार्थियों को खेतों में अनाज उगाने के काम पर लगा देती है, लेकिन भीषण ठंड के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। अगले साल वॉल मारिया को वापस पाने के लिए सरकार 2.5 लाख लोगों की एक सेना भेजती है, जिनमें से सिर्फ 200 लोग ही जिंदा लौट पाते हैं। अब तीनों दोस्त बड़े हो चुके थे। एरन गंभीर आवाज में कहता है, बहुत हुआ। अगले साल मैं मिलिट्री के कैडेट्स में भर्ती होने जा रहा हूँ। मैं लड़ना सीखूंगा और मजबूत बनूंगा। आर्मिन और मिकासा भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। एरन मिकासा को मना करता है, वहां जान का खतरा है, तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। मिकासा शांति से जवाब देती है, जहां तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। हमें सीन बूट कैंप का दिखाया जाता है, जहां सैकड़ों नए रिक्रूट्स खड़े होते हैं और उनका कमांडर कीथ शार्डिस स्पीच दे रहा होता है। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, जो किसी नरक से कम नहीं होगी। 3 साल बाद तुम्हें अपनी औकात पता चलेगी। तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम एक शिकारी हो या किसी का शिकार। कमांडर की आवाज के बीच एरन की आंखों में बदले की एक खौफनाक चमक चमकती है। वो अपने मन में संकल्प लेता है, मैं एक शिकारी हूँ। मैं टाइटन्स के दिलों में ऐसा खौफ पैदा करूंगा कि अगली बार मुझे देखकर खुद टाइटन्स की रूह कांप उठेगी। इसके बाद नए फौजियों के अंदर से डर को निकालने और उन्हें मोटिवेट करने के लिए उनके कमांडर कीथ शार्डिस बारी बारी से सबका इंट्रोडक्शन ले रहे थे। इसी बीच आर्मिन अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो शिगांशिना का रहने वाला है। कमांडर बाकी जवानों से भी कड़क आवाज में पूछताछ कर रहे थे। तभी अचानक कमांडर की नजर एक लड़की पर पड़ती है और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जहां सब डर से कांप रहे थे, वहीं वो लड़की बड़े मजे से स्वीट पोटैटो खा रही थी। कमांडर गुस्से में उसका नाम पूछते हैं तो वो मुंह में आलू ठूंसते हुए ही बोलती है, मेरा नाम साशा है सर। कमांडर चिल्लाकर कहते हैं, मजबूरी में खाना समझ आता है, पर इस वक्त क्यों? साशा बड़ी मासूमियत से जवाब देती है, सर, जिन्हें खाना नहीं मिला उन्हें यही मिला और मुझे बहुत भूख लगी थी। हद तो तब हो गई जब साशा ने उस आलू को बीच से तोड़ा और आधा आलू कमांडर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सर आप भी आधा ले लीजिए। ये देखकर वहां खड़े सभी जवानों के होश उड़ गए। साशा की इस हरकत पर उसे कड़ी सजा मिलती है। साशा को 5 दिन तक खाना न मिलने की सजा सुनाई गई थी, जिसे वो नकार कर दिन भर मैदान के चक्कर काटने का फैसला लेती है, क्योंकि वो खाने की बेहद शौकीन थी। दूसरी तरफ एरन और उसके दोस्त बातें कर रहे होते हैं। एरन कहता है, मुझे तो लगा था कि आज कमांडर उसे जान से ही मार देंगे। तभी वहां मौजूद बाकी जवान एरन के पास आते हैं और पूछते हैं, तुमने नहीं बताया कि तुम कहां से हो? एरन जवाब देता है, जहां से आर्मिन है मैं भी वहीं से हूं। ये सुनते ही सब उसे घेर लेते हैं, क्योंकि वो सब जानते थे कि शिगांशिना पर टाइटन्स ने हमला किया था। लोग एरन से सवालों की बौछार कर देते हैं, क्या तुमने सच में टाइटन्स को देखा? क्या तुमने आर्मर्ड टाइटन और कोलोसल टाइटन को देखा? एरन हाँ में सिर हिलाता है और बताता है, कोलोसल टाइटन तो दीवार से भी बहुत बड़ा है और आर्मर्ड टाइटन ने तो पलक झपकते ही दीवार को तोड़ दिया। तभी कोई पूछता है, अच्छा ये बताओ वो टाइटन्स दिखते कैसे हैं? ये सुनते ही एरन के दिमाग में वो खौफनाक मंजर आ जाता है जब एक टाइटन ने उसकी माँ को जिंदा खा लिया था। एरन गुस्से और दर्द से अपना मुंह बंद कर लेता है। माहौल बिगड़ता देख एक जवान कहता है, बस करो यार, तुम लोगों ने बहुत सवाल पूछ लिए। तभी एरन खुद को संभालता है और जोश में कहता है, ये टाइटन्स कोई अजय तोप नहीं है। अगर हम सही इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें तो हम उन्हें हरा सकते हैं। इसीलिए मैं स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सुनकर वहीं खड़ा एक जवान जीन एरन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, असल में कुछ नहीं करते। दोनों में बहस बढ़ जाती है और वो लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी सोने की घंटी बज जाती है। दोनों एक दूसरे से बनावटी माफी मांगते हैं और एरन वहां से चला जाता है। जब मिकासा वहां से गुजरती है तो वही जवान जीन उसे देखकर ब्लश करने लगता है। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाता है, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, खासकर इसके काले बाल कितने प्यारे हैं। मिकासा बस थैंक्स बोलकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाकर मिकासा हमेशा की तरह एरन की फिक्र करने लगती है। इस पर एरन चिढ़कर कहता है,
अगर फिक्र ही करनी है तो अपने इन लंबे बालों की करो, ये ट्रेनिंग के दौरान रुकावट बनेंगे। मिकासा बिना कुछ सोचे तुरंत कहती है, ठीक है, मैं इन्हें काट लूंगी। रात के वक्त साशा चक्कर काट काट कर इतनी थक चुकी थी कि वो जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां से एक लड़की क्रिस्टा खाना लेकर गुजर रही होती है। साशा खाने की खुशबू सूंघ कर चीते की तरह झपटती है और खाना छीन कर खाने लगती है। दरअसल क्रिस्टा वो खाना साशा के लिए ही लाई थी। वो साशा को पानी भी देती है। साशा इतनी खुश होती है कि खाना खाते ही वहीं सो जाती है। तभी एक और लड़की यूमिर वहां आती है और दोनों मिलकर साशा को उठाकर उसके बेड तक पहुंचाती हैं। अगले दिन ट्रेनिंग का असली टेस्ट शुरू होता है। कमांडर सभी को वर्टिकल मैन्यूवरिंग इक्विपमेंट पर बैलेंस बनाने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। वो साफ चेतावनी देते हैं, अगर यहाँ फेल हुए तो खेतों में मजदूरी करने भेज दिए जाओगे। यहाँ मिकासा और बाकी जवान बहुत शानदार तरीके से बैलेंस बना लेते हैं, लेकिन जब एरन की बारी आती है तो वो पूरी तरह उल्टा लटक जाता है। कमांडर चिल्लाते हैं, ये तुम उल्टे क्यों लटके हो एरन? पर एरन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद को सीधा कैसे करे। अगले सीन में मिकासा और आर्मिन एरन को सीक्रेट टिप्स दे रहे होते हैं। आर्मिन कहता है, जैसा मैंने बताया, बस अपनी बॉडी को बैलेंस करो। जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। एरन पूरे जोश में फिर से कोशिश करता है, लेकिन धड़ाम, वो फिर से उल्टा होकर सिर के बल जमीन पर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। रात को डाइनिंग हॉल में सब खाना खा रहे होते हैं, जहां बाकी जवान एरन पर तंज कसते हैं। देखो इसे, कल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि सारे टाइटन्स को अकेले मार दूंगा, और आज इससे एक बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं हुई। एरन को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी मिकासा उसके पास आती है और कहती है, एरन, अब तुम्हें फौजी बनने का इरादा छोड़ देना चाहिए। एरन गुस्से में कहता है, तुम भूल रही मिकासा, मेरी माँ को उन टाइटन्स ने मेरी आंखों के सामने मारा था, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? मिकासा प्यार से समझाती है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम बदला मत लो, पर तुम फौजी मत बनो। और हाँ, मैं तुम्हें खेतों में काम करने भी नहीं दूंगी। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी घंटी बजती है और सब सोने चले जाते हैं। एरन हार मानने वालों में से नहीं था। वो और आर्मिन कई जवानों के पास मदद मांगने जाते हैं, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। आखिरकार वे दोनों रेनर और बर्थोल्ट के पास जाते हैं। रेनर कहता है, दोस्त, इसे करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो करना है तुम्हें अपने दम पर करना होगा। बातों बातों में रेनर पूछता है, वैसे तुम दोनों फौजी क्यों बनना चाहते हो? आर्मिन बताता है, एरन टाइटन्स को खत्म करना चाहता है और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ की सरकार बिना वजह के नियम बनाती है और मैं चुप नहीं बैठ सकता। आर्मिन उनसे भी पूछता है कि वे कहाँ से हैं। बर्थोल्ट भारी मन से बताता है कि वे वॉल मारिया के साउथ में एक पहाड़ी गांव से हैं, जहां टाइटन्स ने हमला किया था और वे दोनों बाल बाल बचे थे। रेनर कहता है, अब बस भी करो, उन दर्दनाक पलों को याद करने से क्या फायदा। और अब आता है फाइनल डे। एरन इस बार पूरी तरह तैयार था। उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। जैसे ही उसे बेल्ट से ऊपर उठाया जाता है, वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल सही बैलेंस बना लेता है, लेकिन अचानक वो फिर से उल्टा घूमने लगता है। एरन हार नहीं मानता और चिल्लाता है, प्लीज सर, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं कर सकता हूँ। तभी कमांडर की तेज नजरें एरन की बेल्ट पर पड़ती हैं। कमांडर कहते हैं, जरा रुको, इसके कमर की इक्विपमेंट खराब है, इसे बदलो। जैसे ही एरन की बेल्ट बदली जाती है और उसे दोबारा उठाया जाता है, बूम, एरन बिना किसी मुश्किल के हवा में बिल्कुल सीधा और परफेक्ट बैलेंस बना लेता है। वहां खड़ा हर कोई हैरान था, क्योंकि खराब इक्विपमेंट के साथ भी एरन ने कुछ सेकंड्स के लिए जो बैलेंस दिखाया था, वो किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं थी। कमांडर भी मन ही मन उसकी तारीफ करते हैं। एरन खुशी से झूम उठता है और सोचता है, इसका मतलब मैं पास हो गया। मिकासा, देख लो, अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एरन के दोस्त भी बेहद खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिकासा मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, एरन, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो मैं तुम्हारे साथ और भी साई की तरह रहूंगी। एपिसोड के एंड में हमें एरन और मिकासा की एक धमाकेदार ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहां वे दोनों कमांडर के साथ अपने 3D गियर्स का इस्तेमाल करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते हुए कमाल के मूव्स दिखा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एरन का ये कमबैक? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मजेदार और एंगेजिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।